लिंकन के खिलाफ अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गया और अंत में उसने संविधान में संशोधन करवा के, जिसको हम अमेरिकी संविधान का 13th अमेंडमेंट कहते हैं, वो पारित करवाया। और जिसके बाद से वहां दास व्यवस्था समाप्त हुई। उसकी कीमत यह है कि उसके कुछ ही समय के बाद अब्राहम लिंकन की हत्या हुई, लेकिन वो अपने जीवन की बलि देकर कम से कम अमेरिकी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को आजाद करवा के चले। अम्बेडकर जी कहते थे कि जिंदगी बहुत लंबी होने का मतलब नहीं है, जिंदगी महान होनी चाहिए। और महान जीवन का मतलब ये होता है कि सफल होना तो बहुत छोटी बात है। डॉक्टर अंबेडकर हमारी संविधान सभा के वो मेंबर थे जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पीएचडी भी 3 कर रखी हो और चौथी बाद में और उनको मिल गई हो। पूरी संविधान सभा में हमें इतना वेल रेड, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नजर नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में उनकी भूमिका बहुत छोटी सी थी, नगण्य थी, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा नहीं था, उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी। ये बात ठीक है कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के एक मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिनमें से एक ने ज्वाइन ही नहीं किया, एक बीमार पड़ गए, 2 दिल्ली के बाहर थे, एक देश के बाहर चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, तब दूसरे मेंबर को लेके आए। और कहने को 7 मेंबर से, लेकिन दरअसल केवल एक व्यक्ति के हाथ में ड्राफ्टिंग की सारी जिम्मेदारी आई। और ये कथन टीटी कृष्णमाचार्य ने संविधान सभा के भीतर दिया, और इसलिए हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप में से अधिकांश बच्चे जिस सामाजिक परिवेश से हैं, मैं संयोग से समाज के उस परिवेश से हूं जिसमें सामाजिक विषमताओं को झेला नहीं। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो निम्न जाति का नहीं है, तो मैं सवर्ण समाज से हूं। संयोग की बात है, तुक्के की बात है। किसी का तुक्का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है, तो मैं तुक्के से उस समाज से हूं जहां जातीय भेदभाव झेलना नहीं पड़ता है। मैं बहुत गरीब भी नहीं रहा, मेरे माता पिता अध्यापक थे, तो वेतन भी ठीक ही था उनका। और इसलिए मैं देखता हूं कि हमारे समाज में सामान्यतः एक राय ऐसी बन गई है कि डॉक्टर अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता हैं, उन्होंने केवल उनके लिए कुछ महान काम किए। और मेरा मानना है कि इस गलतफहमी से हमारे समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश के आज तक के सबसे महान नेताओं में से एक हैं, और उनकी महानता को हमें स्वीकार करना चाहिए। धूप बहुत ज्यादा है, आपकी उम्र भी बहुत कम है, इसलिए मैं गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कुछ बहुत गहरे विवाद, गहरे संवाद हो सकते हैं। उनका गांधी जी से क्या रिश्ता था, आजादी के आंदोलन से उनका क्या रिश्ता था, मार्क्सवाद से क्या रिश्ता था, बौद्ध धर्म से उनका क्या रिश्ता था। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम कई घंटे गहरी बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी स्कूल वाले बच्चे हैं ज्यादातर, आपके लिए इन विवादों में अभी उलझना ठीक नहीं है। आपके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं उस बात पे आता हूं। मैंने पिछले 1 साल में जो यात्राएं की, उसमें एक यात्रा कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क की। और वहां जाते ही मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई यहाँ डॉक्टर अंबेडकर पढ़ते थे, कोई ऐसा मेमोरियल उनका है क्या? तो वो मुझे एक लाइब्रेरी में, जो बेसमेंट में अच्छी लाइब्रेरी, उनकी काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ लेके गए। और लाइब्रेरी में एक दरवाज़ा जहाँ अंदर रीडिंग रूम है, उसके बाहर एक बहुत सुंदर प्रतिमा उनकी लगी हुई है और साथ में काफ़ी उनके बारे में लिखा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोलंबिया विश्वविद्यालय आज भी ये मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर उनके आज तक के सबसे शानदार विद्यार्थियों में से एक थे। फिर उसी के कुछ दिन बाद मैं लंदन में था, तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वहां से पास ही था, करीब 2-3 किलोमीटर दूर था। संडे का दिन था, तो मैं घूमते घूमते वहां चला गया। बंद था वो, तो मैंने वहां उनके जो स्टाफ के मेंबर थे उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं अंदर केवल घूम सकता हूं थोड़ा सा? तो बोले हाँ, घूम लीजिए।
और जब मैं घूमने गया तो मैंने देखा कि बिल्डिंग में अंदर घुसने से पहले ही बाहर उन्होंने एक ही प्रतिमा लगाई है और वो डॉक्टर अम्बेडकर की ही प्रतिमा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस भारतीय सपूत की ख्याति दुनिया में इतनी ज़्यादा है, अमेरिका में, लंदन में जहाँ वो पढ़े, वहाँ के इंस्टीट्यूशन से मानते हैं कि हमारे महानतम विद्यार्थियों में से एक वो थे। तो ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में उनको लेकर ऐसी गलतफहमियां बहुत ज़्यादा है? आज मुझे बुलाया गया है ये कह के कि बच्चों को प्रेरणा देनी है, पर दरअसल मेरे लिए तो खुद ये प्रेरणा का समय है कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ डॉक्टर साहब पैदा हुए, उनकी मृत्यु हुई। मैं बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जिस समाज में पैदा हुए होंगे, आपकी परिस्थितियां कुछ कुछ वैसी होंगी जैसे अम्बेडकर जी की थी। हालांकि वैसी नहीं होंगी, और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि अम्बेडकर जी हो गए आपसे पहले, इसलिए आपकी स्थितियां वैसी नहीं। अगर वो ना होते तो स्थितियां वैसी होती। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि आप किस भारत की ऐतिहासिक सामाजिक परंपरा में स्थित हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। मैं ये भी समझाना चाह रहा हूं कि जो सदस्य आप में से या समाज के जो सुनेंगे इस वक्तव्य को, जो समाज के उस तबके से नहीं भी हैं, जो समाज के संपन्न वर्ग से हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। जो हम थोड़ा सा समझेंगे क्या है वो। हमें किसी व्यक्ति की महानता समझने के लिए पहले ये देखना चाहिए कि उसकी प्रेरणा बिंदु क्या थे। आपको मैं प्रेरित करूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको वही बताऊं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है। शायद आपको भी किसी से प्रेरणा मिल जाए। और मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं किसी विचारधारा, किसी मान्यता, किसी वाद का अंध समर्थक नहीं हूं। मैं ना गांधीवादी हूं, ना मार्क्सवादी हूं, ना अंबेडकरवादी हूं। मैं सभी महान व्यक्तियों को पढ़ता हूं, डूब के पढ़ता हूं। अंबेडकर जी जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन तब भी काफी पढ़ता हूं। उनके बारे में तो एक ऐसी बात मैंने सुनी है, आप बार बार ताली मत बजाइए, उससे रिदम टूटेगी। ताली एक ही बार बजा दीजिएगा बाद में, है ना? अभी सुन लीजिए। मैं कल जब इंदौर आ रहा था, फ्लाइट में था, तो मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे अंबेडकर जी के बारे में, ये सोच के कुछ नया पढ़ने को मिले, कुछ नया सुनने को मिले, तो मुझे भी तो प्रेरणा मिले। तो एक जिक्र मैंने सुना। आप लोग धूप से परेशान तो नहीं हो रहे ज्यादा? वैसे भी धूप मेरी तरफ ज्यादा है, आपकी तरफ तो कम है, तो है ना? तो अगर मैं बोल सकता हूं तो आप सुन भी सकते हैं, ऐसा क्या है। और आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, तो आपको तो ज्यादा। तो मैंने कल एक बड़ा अच्छा जिक्र सुना। वो जिक्र एक विदेशी लेखक जिन्होंने किताब लिखी इनसाइड एशिया, ये 19 मतलब अंबेडकर के समकालीन लेखक थे, जिनका नाम था जॉन गुंटर, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने लिखा कि मैं 1938 में एक बार डॉक्टर अंबेडकर के घर गया और मैं दंग रह गया। उनकी लाइब्रेरी में किताबें गिनने लगा, तो उसके बाद पता लगा कि उनके पास उस समय 8000 किताबें थी। ताली नहीं बजानी है, नहीं, सुनना है, केवल सुनना है। 8000 किताबें थी। और जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर की 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई, मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा उनका प्रशंसक हूं, उस दिन उनके पास 35,000 किताबें थी। मैंने अरस्तु के बारे में सुना है, जो ग्रीक फिलॉसफी का सबसे महान चिंतक है, सबसे महान चिंतकों में से एक हुआ। उसने अपने जीवन में 3000 पुस्तकें लिखी। हालांकि वो अधिकांश पुस्तकें बहुत छोटी हैं, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ की हैं। मैं दंग रह जाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के 5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ आना है, तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूँ। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का जो डॉक्टर अंबेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता। लेकिन नियति का मामला है। मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि ये दलितों का नेता है, ये हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को, उस बैकग्राउंड को देखा नहीं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा जरूर
नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि आज आप जहां हैं क्यों वहां हैं। अगर अंबेडकर साहब ना होते या ज्योतिबा फुले ना होते, उसके 500 साल पहले कबीरदास ना होते, उसके 2000 साल पहले बुद्ध ना होते, तो दरअसल हम वहां नहीं होते जहां आज हम बैठे हैं। क्या उन्होंने क्या झेला अंबेडकर जी ने? क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए मैं वही सी चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुन के समझ में आएंगी और प्रेरणा मिलेगी आपको। जब वो 6 साल के हुए, यहीं पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया हूँ। कुछ दिन पहले इंदौर पहली बार मैं आया था, 1 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि इतना पास में वो जगह है, वरना मैं उसी दिन आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इंदौर तक आया भी और मुझे पता नहीं चला। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे हैं उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। याद से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है। और वो साफ लिखते हैं कि अगर किस दिन, बच्चों अभी मैं जानता हूं आप बहुत बेचैन हो गए, शरारत करने का मन भी होगा, लेकिन जिनकी बात चल रही है ना, उनके सम्मान में थोड़ा शांत रहें और सुने, है ना, समझें उस बात। चंचलता इस उम्र में होती है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए।
क्या हो गया, फायदा हो जाएगा, कुछ नया सीखोगे, है ना। आपकी उम्र से बहुत पहले अंबेडकर जी बहुत सीरियस हो गए थे, इसलिए वो अंबेडकर जी हैं। तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे, आपके समाज में विशेष रूप से, ये भी समझना चाहिए। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, जिन बोतलों के लिए आप हाहाकार मचा रहे थे, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियन नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे हैं क्लास में, व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अंबेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई अछूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हुए। अब भारत आए, बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब सोच के देखिए क्या हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया, और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि अब कहाँ रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अंबेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी है, आत्मकथा में, वहीं से बता रहा हूं आपको, उन्हीं की लेखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहां शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा लिया। एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा हुआ गोदाम जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हुई। तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया और उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूं। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोले आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा। और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी, डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया, तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अंबेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में तो जाति व्यवस्था है नहीं। बोले वो सब हमें नहीं पता, भागो यहां से।
और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना, वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है। उन्होंने महाराजा के सचिव से बात की, भाई मुझे रहने को घर कब मिलेगा, छोड़ना है मुझे। कोई जवाब नहीं मिल पाया। शाम तक छोड़ना है। पूरे बड़ौदा में एक भी जगह नहीं है जहां वो रह सके। अंतिम उपाय क्या किया? अपने एक हिंदू दोस्त से बात की कि भाई, जो दो दोस्त उनके बाहर से पढ़ के आए थे, एक हिंदू एक ईसाई, दोनों से बात की। हिंदू दोस्त से कहा, ऐसा कि ऐसे ऐसे छोड़ना पड़ रहा है पारसी धर्मशाला, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूं? बहुत प्रगतिशील व्यक्ति था, पर उसने 2 मिनट चुप होकर बोला कि देख यार, मुझे तो दिक्कत नहीं है, पर मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, वो सब काम छोड़ देंगे, क्योंकि तुम अगर रहोगे तो वो फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। एक ईसाई दोस्त था, ईसाइयों में तो प्रथा नहीं होती है, उससे पूछा। उसने कहा, यार हूं तो मैं ईसाई, लेकिन कुछ पीढ़ी पहले हम हिंदू थे, तो हमारे परिवार में अभी तक वो संस्कार हैं, और मेरी पत्नी इस बात से भड़क जाएगी कि आपने एक अछूत को अपने घर में कैसे बुला लिया। और तब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था अलग थी। सिडनेहम कॉलेज, जो कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है मुंबई का, एक बार घड़ा छू लिया तो घड़े को तोड़ा गया पवित्र करने के लिए। और तब उनको फिर ये लगा कि ये अलग अलग धर्म जो दावा करते हैं कि हम समानता वाले धर्म हैं, उन सबका ऐसा बर्ताव क्यों है। फिर एक घटना लिखते हैं अंबेडकर जी अपनी आत्मकथा में। एक बार वो नासिक से औरंगाबाद जा रहे थे निजी यात्रा पे कुछ दोस्तों के साथ। उन्होंने जानबूझ के सबसे कहा, किसी को बताना मत, मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे, निजी यात्रा रखेंगे इसको। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। दौलताबाद का किला ऐतिहासिक स्थल है, उनकी इच्छा हुई कि देखते हैं उसको। तो 7-8 दोस्त खूब धूल मिट्टी झेलते हुए वहां पहुंचे। किसी को बताया नहीं था। जब पहुंचे तो वहां एक पानी का हौद था जहां पर लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। इन सब ने वहां पर हाथ मुंह धो लिया। इतने में वहां कुछ मुस्लिम युवक गुस्से में आए हथियार लेके। उनको किसी ने बता दिया था कि ये लोग अछूत समुदाय से हैं, और लड़ने लगे उनके साथ। अंबेडकर जी ने उनको समझाया, डांटा, कहा भाई तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा धर्म तो कहते कि हम सब बराबर हैं। वो बोले वो सब बेकार की बात है, तुमने हमारा ये अपवित्र कर दिया है। और हालत ये आ गई कि अंबेडकर जी को लगा कि अब हिंसा भी हो सकती है, और ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। किसी तरह से वहां से जान बचा के, हालांकि बाद में उनको देखने की परमिशन मिली, किला देखा, वापस आए। और उस दिन उन्होंने लिखा भी डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। आप अनुभव सोचिए उस व्यक्ति के, जिसको समाज के सब समुदाय गाली दे रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, जो व्यक्ति सिडनेहम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज के भीतर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमारे समाज को एक्सेप्टेंस मिल जाए। उनके मन में आता नहीं होगा कि अगर वो वापस चले जाते इंग्लैंड, 1 साल के लिए फिर से गए भी थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? पर उनको एक बात हमेशा लगती थी कि अगर मेरे समुदाय में संयोग से मैं पढ़ लिख गया हूं, उनके परिवार के 14 बच्चों में वो 14वें बच्चे थे, और उनके खानदान का
उनकी जाति का, समुदाय का पहला बच्चा था जिसने चौथी क्लास पास की थी। उनको एक ही बात लगती थी कि मैं अपनी जिंदगी तो शानदार बना के गुजार सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। पर नियति ने, इतिहास ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि यदि मैं अपने निजी सुख दुख भूल जाऊं और रात दिन 24 घंटे अपने समाज के विकास में ताकत लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों उन व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी मिले जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी तो नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बोधिसत्व शब्द है वो दरअसल वैसे ही व्यक्तियों के लिए बना हुआ है। बोधिसत्व क्या होता है? महात्मा बुद्ध के बारे में कहते हैं कि जब उनको मोक्ष मिल गया, बुद्ध मानते थे कि जीते जी भी मोक्ष मिल सकता है, कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया। अब जब उनको मोक्ष मिल गया तो वो मुक्ति में जाके आनंद में रह सकते थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस समाज में, इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं। उनके अंदर बहुत करुणा थी। उनको लगता था कि जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तब तक मैं अकेला मोक्ष लेकर क्या करूंगा। उन्होंने अपने मोक्ष को स्थगित कर दिया और कहा कि मैं लगातार प्रयास करूंगा कि मेरे साथ साथ सभी को मुक्ति मिले। और तब से बुद्धिज्म में कंसेप्ट आया कि जो व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए अर्ह है, एलिजिबल है, उसके बाद भी मुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि मैं सबको मुक्त करके मुक्त होऊंगा, उसको बोधिसत्व कहते हैं। और इस समाज में यदि कोई सच्चा बोधिसत्व हुआ है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस बात को हमें ईमानदारी से मानना चाहिए। इतने बुरे अनुभवों से गुजरने के बाद इस व्यक्ति को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इस व्यक्ति के अंदर नफरत पैदा क्यों नहीं होती? ऐसा ही हुआ था 1848 में ज्योतिराव फूले के साथ। फूले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए व्यक्ति थे और जब पढ़ाई खत्म हुई उनकी 1847 में, 1848 में उनके एक मित्र ने, जो कि उच्च जाति का था, कहा कि मेरी शादी है तो मेरी शादी में आना। इनको भी लगा ठीक है, चलता हूं। उसी शादी में चले गए। उस शादी में वो गए और दूल्हे के माता पिता ने जैसे ही देखा कि एक अवर्ण व्यक्ति विवाह में आ गया है, इतना खराब से उनको लताड़ा, इतना अपमान किया। और ज्योतिराव फूले कहते हैं कि वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे इस अपमान और इस जिल्लत से सिर्फ खुद को नहीं, अपने समाज के हर व्यक्ति को बाहर निकालना था। और इसलिए 1848 में उन्होंने पहली बार लड़कियों का स्कूल खोला, अपनी पत्नी को पढ़ाया, देश के इतिहास में पहली बार लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। आज ये जो बच्चियां बैठी हैं, अगर फूले न होते तो आज आप घर के अंदर चौका कर रही होती, चूल्हा चौका कर रही होती, यहाँ ना बैठी होती। इसलिए जिन व्यक्तियों की वजह से हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके प्रति कृतज्ञ होना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतनी खराब परिस्थितियों के बाद जो व्यक्ति इतना आगे बढ़ा, उसने देश के लिए क्या क्या किया, हल्का सा अंदाजा ये भी आपको। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने केवल दलित समाज पर कल्याण किया, वो बहुत छोटी बात कहते हैं। वो तो किया ही। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, उन्होंने पानी के लेकर खूब सत्याग्रह किया, मंदिर प्रवेश को लेकर सत्याग्रह किया। जब उनको लग गया कि सबसे बात नहीं बनेगी, वो नाराज भी हुए। 1927 में उन्होंने मनुस्मृति दहन किया। 1935 में येवला में घोषणा की कि मैं पैदा हुआ हूं हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। महात्मा गांधी ने उनसे निवेदन किया कि ऐसा ना करें। उसके बाद 21 साल तक वेट किया ताकि समाज अगर बदल सके तो मुझे इतना बड़ा स्टेप ना लेना पड़े। और 1956 में जब उनको लग गया कि मेरी मृत्यु नजदीक है और मैं अपने समुदाय को संशय में, दुविधा में न छोड़ के जाऊं, तो अपनी मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये तो एक पक्ष है उनके जीवन का, जो दलित समाज या अछूत समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने किया। उनके जीवन का उससे बड़ा पक्ष जो मेरी नजर में है, वो महिलाओं के बारे में। आपको अंदाजा नहीं होगा शायद, जब भारत का संविधान बना, उन्होंने बहुत जिद की। और ये बात 1935-36 से ही शुरू हो गई थी, आजादी की बात तक चलती रही, कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए। और महिलाओं को बराबरी देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बहुत जरूरी था, जिसको आजकल हम बोलते हैं समान नागरिक संहिता।
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आज सरकार कह रही है कि हम लेके आएंगे। ये जिद जिस व्यक्ति की थी वो डॉक्टर अंबेडकर थे। उनको पता था कि जब तक सामाजिक कानून सभी धर्मों में पुरुष और महिला के लिए बराबर नहीं होंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा था, मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से करता हूं कि वहां महिलाओं की हालत कैसी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर के अंदर बंद है, तो समाज कैसे प्रगति करेगा। वो नेहरू जी से लड़ गए। जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे 1946 से 51 के बीच का जो दौर था, उन्होंने नेहरू जी से जो प्रधानमंत्री थे खूब झगड़ा किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आइए। उस समय नेहरू जी का मानना यह था कि 1951 के पहले आम चुनाव होने के बाद जनता से विश्वास लेने के बाद मैं लेके आऊंगा। और अंबेडकर साहब ने नाराज होकर इस मुद्दे पर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और एक भाषण दिया जिसमें कहा कि नेहरू जी ने अपने वायदे को निभाया नहीं है और महिलाओं की बराबरी के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास कर नहीं रहे। और फिर 1956 में उनकी मृत्यु होने से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जो हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक बड़ा हिस्सा था जो हिंदू समाज के बारे में था, उसको 4 कानूनों के रूप में नेहरू जी ने पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और यदि आज हिंदू समाज की महिलाओं को वो सारे अधिकार मिल पाए हैं जो हिंदू पुरुषों को मिलते हैं, तो उसके पीछे जिम्मेदार सबसे बड़ा यदि कोई एक व्यक्ति है तो वो डॉक्टर अंबेडकर है। इसलिए भारत की महिलाओं को, आप जिस भी धर्म को मानते हो, मुस्लिम समाज पर यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय लागू नहीं करवा पाए वो, अब शायद वो भी होगा। और किसी भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज, यदि उस समाज की महिलाओं के साथ बराबरी नहीं है तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून बनाकर बराबरी लाए। और ये विचार मुख्य रूप से अंबेडकर जी का ही था, जिसकी वजह से आज हम यहां खड़े हैं। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने इतना साथ नहीं दिया। ठीक बात है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी। 1942 से 46 तक जब स्वाधीनता संग्राम एकदम चरम स्तर पर था, वो वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे या श्रम विभाग के प्रमुख थे। आज हम कहते हैं कि भारत में जो श्रम सुधार है, श्रम सुधार का मतलब किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे रखेंगे तो कम से कम इतना वेतन देना ही होगा। न्यूनतम वेतन बोलते हैं, मिनिमम वेजेस बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो तो उसको कितना पैसा मिलता है एक साथ। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है उसको अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए, ओवर टाइम की पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारे श्रम सुधार जिस व्यक्ति ने किए हैं भारत में, वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इसलिए वो जिम्मेदारी केवल दलित समाज की नहीं है, देश की सारी महिलाओं की भी है, देश के सारे मजदूरों और नौकरी करने वालों की भी है। इन सब के प्रति, सब ठीक है ना, इन सब के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका ऐसी है कि हम उसको भूल नहीं सकते। अंतिम बात, आपकी स्थिति को देखते हुए जल्दी खत्म करते, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीखें उनसे। उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है, बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। और जीवन भर उन्होंने वो किया। अंबेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूं, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिसपे हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अंबेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं।
और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं हो सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण खुद डॉक्टर अंबेडकर हैं। आपके समाज के पास ना उतना पैसा है, ना उतनी जमीन है, ना उतनी संपत्ति है, ना उतना रसूख है, ना उतनी पॉलिटिकल ताकत है। जिन समुदायों, जिन परिवारों के पास ये सब नहीं होता, उनके पास आगे बढ़ना एक ही रास्ता बचता है, वो है शिक्षा, तालीम। और सोशल मीडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि अच्छी अच्छी पढ़ाई, अच्छे अच्छे अध्यापक अब आपके मोबाइल फोन की मदद से आप सबके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे पास ये भी कहने को नहीं है कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। जो टीचर दिल्ली को मिलते हैं, जो जेएनयू को मिलते हैं, जो मुंबई को मिलते हैं, देश के अच्छे अच्छे संस्थान को मिलते हैं, हार्वर्ड को मिलते हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन, और उनमें से बहुत सारी क्लासेस उनके निःशुल्क यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। अगर आपके अंदर पढ़ने की जिद हो तो आज पढ़ना पहले की तुलना में बहुत आसान हो चुका है। असली बात है कि आपके अंदर वो जिद है या नहीं। दूसरी बात, मैं आईएएस के लिए पढ़ाता हूँ, दृष्टि नाम की संस्था हमारी है, और हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस बनते हैं, जिनमें से बहुत अच्छा अनुपात उन बच्चों का है जो SC ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से होते हैं। मैंने एक चीज देखी है, आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के पिछड़े समुदाय से आते हैं और उनको इस बात की बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं पिछड़े समुदाय से हूं। उनको आरक्षण मिलता है, वो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईएएस आईपीएस बनने के बाद कोशिश करते हैं कि उनकी वो पहचान खत्म हो जाए कि वो पिछड़े समुदाय से हैं, और वो किसी उच्च समुदाय के व्यक्ति से शादी ब्याह करके अपने आप को वहां एक्सेप्ट करवा ले किसी तरह से। ऐसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं। मैं आपसे एक बात का निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस समाज से आप हैं उस समाज को लेकर शर्मिंदा कभी नहीं होना है, एकदम नहीं होना। आप सिविल सेवक बनेंगे, नेता बनेंगे, पुलिस वाले बनेंगे, जज बनेंगे, जो भी बनेंगे, आपकी मुख्य जिम्मेदारी संविधान के प्रति है, अपने दायित्वों के प्रति है, एकदम ठीक बात है, उसमें कोई कोताही करनी भी नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना है, आरक्षण के पीछे का मूल तर्क क्या है। आप सोच के देखिए कि इस देश में कुल नौकरियां अगर मैं मान लूं केंद्र में, तो 1 लाख के आसपास, जिनमें SC समाज की 15,000 के आसपास होंगी। SC समाज की कुल आबादी अगर हम देखें, इस समय 16% से ऊपर आबादी है। अगर 150 करोड़ दिमाग में रखने या 140 करोड़ रखे तो 23 करोड़ के आसपास आबादी दलित समाज की या SC समाज की भारत में। 23 करोड़ में से अगर 15,000 लोग नौकरी पा लेंगे, क्या इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो 15,000 की होगी। तो आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग अमीर हो जाए, वो तो 15,000 होंगे। आरक्षण का उद्देश्य ये है कि जब पूरे एक गांव में एक दलित बच्चा या ST बच्चा या OBC बच्चा आईएएस बनता है या जज बनता है, उस गांव के हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिक्कत आएगी तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, और आपको वो छोटा भाई, छोटी बहन बनना है। जिस दिन आप सफल हो जीवन में, आपके समाज ने बहुत आहुति दी है आपकी सफलता में, और आप जिंदगी भर भी उनकी मदद करेंगे तो अपना उधार चुका नहीं पाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं करना जो गैर कानूनी हो, जो असंवैधानिक हो, ऐसा नहीं करना है।
अपनी नौकरी की हदों में रहना है, अपने नियमों का पालन करना है। लेकिन जैसे आप आईएएस बनेंगे, आपके परिवार में कोई संकट में होगा, आप उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक वैसे आपके समाज में कोई संकट में है, पुलिस यदि उसके साथ बदतमीजी कर रही है, गैर कानूनी कृत्य कर रही है, तो उस पुलिस को आप फोन करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, ये आप पक्का कर सकते हैं। अंबेडकर साहब से सीखना चाहिए कि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं उस पर शर्माना नहीं है। अगर वो पीछे की स्थिति है तो उससे लड़ना है और अपने साथ साथ अपने पूरे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए टेढ़ी चोटी का जोर लगाना है, ये सीखना है। तो पहली बात सीखनी है पढ़ाई, दूसरी बात सीखनी है अपने समाज का साथ देना, पीछे कोई भी हट सकता है। जाति को लेकर कबीरदास ने बड़ी गहरी बात कही थी कि व्यक्ति की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए, जाति में क्या रखा हुआ है। उन्होंने कहा जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान पूछो, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, म्यान में क्या रखा है, तलवार की कीमत है। और यदि हम कहते हैं कि पिछड़े समाज के लोग पढ़ने में पीछे हैं, तो ऐसा क्या था कि एक बच्चे को मौका मिला और वो पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया। इसका मतलब है कि अवसर मिले, जुनून हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और मेरे पास जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं बहुत सारे हैं, उनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब जब मैं इस रूप में प्रेरित होना चाहता हूं कि किन व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी की आहुति देकर एक पूरे समाज, एक पूरे राष्ट्र की जिंदगी बदली, मुझे अब्राहम लिंकन, मेरी गूज, रोजा पार्क्स, डॉक्टर अंबेडकर ऐसे कुछ नाम याद आते हैं। और मेरा मन कहता है कि मैं अपने समाज के बच्चों से, केवल आपसे नहीं, मैं अपने घर के बच्चों से भी यही कहता हूँ कि जिंदगी जियो तो वैसी जियो कि आपके जाने के बाद लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन बेहतर बने। और ये मजाक नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कहा कि भाई नायक पूजा मत करना। जब लोग उनका जन्मदिन मनाते थे वो बुरा मानते थे कि यार तुम बिना बात के मुझे भगवान बना रहे हो, ऐसा मत करो। नाराज होते थे कि ये तुम मुझे भगवान बना दोगे तो तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे, सोचोगे भगवान था, इसी का काम था, मेरा काम नहीं, ऐसा मत करना। उन्होंने खूब मना किया। समाज की अपनी मजबूरी है कि यदि कोई व्यक्ति इतना महान काम करके जाए तो उसको सम्मान न दे तो क्या करे। इससे उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। 14 अक्टूबर का दिन भी नागपुर में मनाते हैं। आज 7 नवंबर, आज का दिन बड़ा पवित्र है। आज वो जीवन में पहली बार स्कूल में गए थे, उसी स्कूल में जहाँ दरी हाथ में लेके जाना होता था। ये उसी स्कूल की बात है। और मुझे खुशी है कि ये जो संगठन है यहाँ इस दिन को मना रहा है। और मैं एक अंतिम एग्जाम्पल के बाद समाप्त करता हूँ। 1954 का एग्जाम्पल है। अमेरिका में जो स्थिति हमारी यहाँ दलित समाज की है, वो स्थिति अमेरिका में अश्वेतों की रही लंबे समय तक। हुआ क्या कि जब अमेरिका आजाद हुआ तो अमेरिका के संविधान में समानता की बात लिखी गई। जब समानता की बात लिखी गई तो दास लोगों ने विरोध किया कि अगर समानता है तो हम दास कैसे हैं। 90 साल लगे दास प्रथा को समाप्त करवाने में। अब्राहम लिंकन ने खत्म किया, अपना जीवन दे दिया। तो 1866 में दास प्रथा खत्म हो गई, लेकिन अभी भी अश्वेतों को अधिकार नहीं मिले, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं मिले अभी तक। अब महिलाओं और अश्वेतों के आंदोलन शुरू हुए कि हमें बराबरी चाहिए। और उसमें एक घटना, बड़ी रोचक घटना है, सुनिए क्या हुआ। 1950 के आसपास अश्वेतों का आंदोलन बड़ा प्रखर हो गया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के आखिरी दौर में थे, उन्होंने भी उस आंदोलन को देखा समझा। उसमें 2 घटनाएं घटी। एक महिला थी रोजा पार्क्स। अमेरिका का नक्शा देखा हो तो उसमें एक राज्य है अलाबामा। अलाबामा में एक शहर है मोंटगोमरी, वहां का प्रसंग है। अस्पृश्यता कुछ मात्रा में अमेरिका में भी थी और देशों में भी थी। कैसे थी देखिए, वहां एक नियम था कि जो सरकारी बसें होती थी उन बसों में शुरू की 4 सीटें केवल श्वेत लोगों के लिए होती थी और चौथी सीट के पीछे अश्वेत लोग बैठ सकते थे। वो भी एक कंडीशन पे कि यदि श्वेतों की 4 सीटें भर गई और फिर कोई श्वेत आ गया तो अश्वेत को सीट छोड़नी पड़ेगी, ये कंडीशन थी। तो लोग करते थे, बैठते थे, 4 सीट छोड़ते थे। कोई श्वेत आ गया, उठते थे, छोड़नी पड़ती थी। उनको खराब लगता था। ये वही पानी है जो उनको नहीं मिलता था।
है ना। इसके लड़ना नहीं है, प्यार से लेना है, झगड़ा नहीं करना है। एक दिन उनके जैसा जी के देखो कि पानी नहीं मिला, एक दिन जी के देखो ताकि समझ में आए कि उनका जीवन कैसा था। खैर, एक महिला थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, करीब 40 साल की, बहुत ही सभ्य महिला थी, अश्वेत महिला थी। कई बार उठ चुकी थी बस से, बस में बैठती थी, उठा दिया जाता था। एक दिन उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो बस में बैठी थी 5वीं सीट पे, पहली 4 पे श्वेत लोग बैठे, कुछ लोग और आ गए। ड्राइवर जिसका नाम विलियम ब्लेक था, वो उठा और उसने कहा कि आप उठिए। 3-4 लोग थे अश्वेत, सब उठ गए, उसका उठने का मन नहीं हुआ। ड्राइवर ने फिर कहा कि उठना होगा। उसने कहा ऐसा है कि मैं तो नहीं उठूंगी, जो करना कर लो। बस आगे नहीं बढ़ी। पुलिस आई। उस महिला का नाम रोजा पार्क्स था, कभी सर्च कीजिएगा नेट पर पता लगेगा। उसे गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। पूरे अफ्रीका, पूरे अमेरिका के उस राज्य के अश्वेत, यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो उस समय काफी प्रसिद्ध नेता थे, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। सभी अश्वेत व्यक्तियों से निवेदन किया गया कि सरकारी बस में बैठना ही नहीं है। वो सरकारी बस का एक प्राइवेट बस कंपनी को ठेका मिला हुआ था, वो चला रही थी। अश्वेत समुदाय ने बड़ी गजब की एकता दिखाई। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर उनके घर थे, टैक्सी से आए। अश्वेत टैक्सी वालों ने बस के बराबर किराए में टैक्सियां चलाई, लेकिन बस में नहीं बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, होते होते 381 दिन आंदोलन चला। 381 दिन, 1 साल से ज्यादा कोई बस में नहीं बैठा। और अंत में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को खारिज करना पड़ा जिसमें अश्वेत बैठ नहीं सकते थे, और वहां उस आंदोलन की समाप्ति हुई। डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के रोजा पार्क्स बने, अब्राहम लिंकन बने। और अगर आपको लगता हो कि आपका जीवन खराब है, एक और घटना से अंतिम बात करके समझ लें। अमेरिका में जब समानता आई तो स्कूल शुरू हुए। अश्वेत बच्चे बोले हम भी स्कूल जाएंगे। कुछ कुछ अंबेडकर जी की याद आपको आएगी इस घटना से। अब अश्वेत बच्चे स्कूल जाएंगे, ये तो वहां के संविधान में लिखा हुआ था। तो वहां की सरकारों ने क्या रास्ता निकाला, कुछ स्कूल श्वेतों के लिए, कुछ अश्वेतों के लिए बना दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई ये क्या समानता है, हम भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, समानता का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग स्कूल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यवस्था ठीक है कि अश्वेतों का स्कूल अलग, श्वेतों का स्कूल अलग। अब ये बड़ी दिक्कत थी अश्वेतों को। आंदोलन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। 1954 में जब आंदोलन चल रहा था ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसको भी लगा कि अब समय बदल रहा है, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया, ब्राउन का मामला कहते हैं, और उसमें उसने घोषणा की कि समानता का जो 14th अमेंडमेंट की समानता उनके यहाँ है, उसके तहत समानता का सही मतलब ये है कि जिस स्कूल में श्वेत बच्चे पढ़ेंगे, उसी स्कूल में, उसी क्लास में अश्वेत बच्चे भी पढ़ेंगे। ये 1954 में हुआ। अंबेडकर साहब 56 में गए, उनके सामने की बात है, 2 साल आखिरी थे उनके पास। अब जब ये हुआ तो अमेरिका में हंगामा हो गया। श्वेत समुदायों ने इतना हंगामा किया, अपने शहर तक बदल लिए ताकि एक ऐसे जगह जाके रहें जहां केवल श्वेत लोग रहते हैं, उनके स्कूल में केवल श्वेत लोग पढ़ें। अब अश्वेत बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे? तो हुआ कि जो बस जाती है स्कूल की श्वेत बच्चों की, उसमें अश्वेत बच्चे भी जाएंगे। और मैंने वो कहानियां पढ़ी हैं विस्तार में। जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के साथ स्कूल में गए, उस बस को घेर कर पुलिस की कम से कम 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था, गोलियां चल सकती थी, बच्चों की हत्या हो सकती थी। और बहुत भारी संख्या में पुलिस बस के साथ साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर खड़ी होती थी। और अमेरिकी समाज को लगभग 70-80 साल लगे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, 1776 की आज़ादी जो दासों की आज़ादी नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी, महिलाओं की नहीं थी,
1866 में दासों की मुक्ति, जो महिलाओं की नहीं थी, अश्वेतों की नहीं थी। 1950-55 के आसपास महिलाओं और अश्वेतों की मुक्ति। ठीक उस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 35 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिलना, और उसके लगभग 50-55 साल बाद बराक ओबामा का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। इतिहास ऐसे बदलता है। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अम्बेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अम्बेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान के एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते। और मैं अंत में ये बात कहकर समाप्त करूंगा, ठान लीजिए उन्हीं की बात, पैरों में जूते हो ना हो। तुम लोग ध्यान से समझो, पानी की बोतल मिले ना मिले, हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब सूरज से धूप बचाने के लिए नहीं होती है। आप बचा लो, कोई बात नहीं, टेंशन मत। किताब इसलिए नहीं चाहिए कि धूप से बचना है, किताब इसलिए चाहिए कि धूप जैसा तेज अपने अंदर पैदा हो। और एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए सफदर हाशमी, उन्होंने मजदूर समाज के लिए एक बात कही थी जो मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने एक गीत लिखा कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। वो कहते हैं, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में ना बंदूक चाहिए, ना तोप चाहिए, ना लाठी चाहिए, ना भाला चाहिए, डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए, अक्षर चाहिए। और पढ़ना क्या है? हर चीज पढ़नी है। संविधान को घोट लेना है ताकि आपको पता रहे क्या अधिकार है। कानून को ठीक से पढ़ना है, सीआरपीसी आईपीसी को ठीक से पढ़ना है ताकि कोई आपके खिलाफ ज्यादती न कर सके। हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं राज्य से क्या उम्मीद कर सकता हूं। साहित्य भी पढ़ना है, और वो साहित्य देखना है जो साहित्य आम आदमी के पक्ष में है, वो साहित्य नहीं जो भव्य इमारतों के बारे में है। अदम गोंडवी जैसे साहित्यकार को पढ़ना है, कबीरदास को पढ़ना है जो समाज के आम व्यक्ति की जिंदगी को ठीक से समझता है, समझाता है। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है। तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा, उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है, आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।